दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और इस वीडियो में हम आए हैं एक और नए टॉपिक के साथ, और टॉपिक का नाम है खुसरो की पहेलियां। तो आपको पता है कि हमने नेक्स्ट वीडियो में विद्यापति पढ़ा था, विद्यापति जी के बारे में पढ़ा था, और उनके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो भी मैंने सारे बता दिए थे। अब जो आपका विद्यापति का तो फिर भी आगे चलकर थोड़ा सा सब्जेक्टिव में अगर हम बात करें तो थोड़ा बड़ा टॉपिक हो जाता है, उनके काव्य की विशेषताएं वगैरह पूछे जाएंगे। तो उसके ऊपर एक और वीडियो मैं बना दूंगी जो कि HPSC सब्जेक्टिव में आपके काम आएगी। लेकिन जो टेट वगैरह हैं, जो स्क्रीनिंग है, उनमें तो लाइटली क्वेश्चंस पूछते हैं, जो कि विद्यापति का वो टॉपिक कवर कर रहा था। अब इसी संदर्भ में हम एक अमीर खुसरो जी के बारे में और पढ़ेंगे। और यहाँ से खुसरो जी के बारे में कोई बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, सिर्फ एक यही क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है आपसे कि ये हिंदी का पहला कवि, खड़ी बोली हिंदी का पहला कवि इन्हें कहा जाता है, अमीर खुसरो जी को। तो आइए पढ़ लेते हैं इन पंक्तियों को, जितनी भी लाइनें इसके बारे में यहाँ लिखी हुई हैं। खुसरो की पहेलियाँ, खुसरो ने ज़्यादातर क्या लिखी है? पहेलियाँ। अब हम पढ़ेंगे इस वीडियो में अमीर खुसरो के बारे में। और अमीर खुसरो का जो जन्म था 1255 ईस्वी में हुआ और मृत्यु जो थी 1324 में हुई। तो ये इसका समय सीमा है। मैं आपको साथ साथ याद करवाते जाऊंगी कि विद्यापति का जो समय सीमा था वो 1403 था, रचना काल जो था वो 1403 थी। और अमीर खुसरो जी का रचना काल था वो 1255 से 1324 है। क्या रहेगा? 1255 से 1324, याद रखना। 1255 से 1324 का जन्म एटा जिले के पटियाली गांव में 1255 ईस्वी में हुआ था। उन्होंने जनता के मनोरंजन के लिए पहेलियाँ लिखी। किसके लिए लिखी? मनोरंजन के लिए। तो मनोरंजन का कवि भी किसको कह देते हम? अमीर खुसरो जी के बारे में। याद है जब हम छोटे छोटे क्लासेस में थे कि एक थाल मोतियों से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, थाल पिरे पर मोती उससे एक ना गिरे। बताइए आप जरा, ये हमने 4th 5th क्लास में पढ़ी थी, मुझे आज भी याद है। तो ये खुसरो जी की ही पहेलियाँ हैं। फिर इसका एक आंसर होता था क्या? आकाश। आपको पता है? तो इस तरह की जो पूछी जाती हैं ये आपकी पहेलियाँ होती हैं, ठीक है, इन्हें हम पहेलियाँ कहते हैं। खड़ी बोली का प्रयोग काव्य भाषा के रूप में किया। आदिकाल में खुसरो ने खड़ी बोली का प्रयोग काव्य भाषा के रूप में किया। देखो, जैसे तो वैसे तो हम खड़ी बोली कौन से उसमें पढ़ेंगे? देखो, सबसे पहले आपका आएगा आदिकाल, फिर आएगा आपका भक्ति काल, ठीक है, और फिर आएगा आपका मध्यकाल, सॉरी, आदिकाल, भक्तिकाल, फिर आएगा आपका रीतिकाल, रीतिकाल, और फिर आएगा आपका आधुनिक काल, ठीक है। देखो, सबसे पहले आपका सिलेबस माइंड में होना चाहिए कि क्या क्या पूछा है। नेट तक के लिए भी ये बिल्कुल सफिशियंट है, पढ़ते जाना साथ साथ, नेट वाले बच्चे भी। तो आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं हम आदिकाल में ही खड़ी बोली की। मैं आपको बताती हूँ आदिकाल में ज़्यादातर किसका प्रयोग हुआ? अपभ्रंश का हुआ। किसका प्रयोग हुआ? अपभ्रंश का हुआ। भक्ति काल में किसका हुआ? ब्रजभाषा का हुआ। ऐसी बात नहीं कि इसमें खड़ी बोली में नहीं लिखा गया था, लिखे गए थे कुछ। रीति काल में किसका हुआ? ब्रजभाषा का हुआ। आधुनिक काल में जो आकर वो भी द्विवेदी युग से और भारचंद्र युग से ही शुरुआत हो जाती है इसकी खड़ी बोली की, तो यहाँ आता है। लेकिन देखो, आदिकाल में खुसरो जी सन 1255 में उनका जन्म हुआ, 1324 उनकी समय सीमा है, बीच 1324, 1255 से लेकर 1324 के बीच के काल में, यानी कि खड़ी बोली का आरंभ हो चुका था, ठीक है। तो ये बात मैं यहाँ पर बताना चाह रही थी। और आदिकाल में खुसरो ने खड़ी बोली का प्रयोग काव्य भाषा के रूप में किया। इस प्रकार अमीर खुसरो को खड़ी बोली हिंदी का पहला कवि माना जाता है। एक बार स्टेट में सीधा सीधा क्वेश्चन लिखा गया था, पूछा गया था कि अमीर खुसरो की खड़ी बोली हिंदी का पहला कवि किसे माना गया है? किसे माना गया है? तो आपका आंसर होगा अमीर खुसरो को। अब देख लेते हैं, खुसरो के ग्रंथों की संख्या 100 बताई जाती है, जिसमें से अब 20-21 ही उपलब्ध होते हैं। ऐसा माना जाता है कि उसने 100 की संख्या में ग्रंथ लिखे थे, लेकिन जो उपलब्धता है हमारे पास 20-21 की ही है। इन रचनाओं में क्या क्या प्रसिद्ध है? जो उन्हें टोटल जो ग्रंथ लिखे थे उनमें जो रचनाएं थी उनकी, उनमें क्या क्या था? खाली कबारी,
खुसरो की पहेलियाँ, मुकुरियाँ और दो सखुने और गज़ल। ये 4-5 टाइप हैं उनकी रचनाओं के जो उन्होंने लिखी थी। ठीक है, उनकी भाषा के नमूने दिए गए हैं कि वो किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते थे। आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि ये तो बिल्कुल उसी के जैसा ही है। जब आप विद्यापति जी की ये पढ़ना ये सॉरी अमीर खुसरो के जी की ये पंक्तियाँ पढ़ेंगे, लाइनें पढ़ेंगे, तो आपको लगेगा कि ये तो बिल्कुल हिंदी जैसी ही हैं। तो हिंदी ही है, खड़ी बोली हिंदी ही होती है। तरवर से एक तिरिया उतरी, उसने बहुत रिझाया, बाप का उसने नाम जो पूछा, आधा नाम बताया। अब आपको पता हो तो बता देना, मुझे तो इसका पता नहीं है। एक थाल मोती से भरा, देखो ये रखा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उसे एक न गिरे, तो इसका पता ही आकाश है। खीर पकाई जतन से, चरखा दिया चलाए, आया कुत्ता खा गया, बैठी तू ढोल बजाई। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका पान सड़ा क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, ये पूछते हैं ना ये पहेलियाँ, ये सब आप देख लेना। फिर और बात करते हैं आगे हम। अमीर खुसरो की कृति खाली खबारी एक शब्दकोश है। जैसे अपनी डिक्शनरी होती है ना, ऐसे इनका ये शब्दकोश है जिसमें शब्द हैं सभी भाषाओं के, तुर्की, अरबी, फारसी, हिंदी भाषाओं का पर्यायवाची कोश है ये। ठीक है, तो नेक्स्ट इनके बारे में सिर्फ इतना ही था, अमीर खुसरो के बारे में। और इस वीडियो में साथ साथ हम लगे हाथ एक और देख लेते हैं। खुसरो जो है प्रसिद्ध संगीतज्ञ भी थे। क्या थे? खुसरो एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ भी थे तथा हजरत निजामुद्दीन औलिया के परम शिष्य थे। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, ये पूछ लेते हैं कि अमीर खुसरो के इसका गुरु का क्या नाम था? हजरत निजामुद्दीन औलिया था। इन्होंने ही सितार और तबला का आविष्कार किया था। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इसी वीडियो में साथ साथ ये ले आई हूँ। क्यों ले आई मैं ये? क्योंकि हमने ये पढ़ लिया है आदिकालीन अपभ्रंश काव्य। जो अपभ्रंश काव्य था, ये इस पे थोड़ी सी जो हमने जैन साहित्य पढ़ा था उसमें यही सारे कवि थे। तो मैंने सोचा कि एक बार यहाँ आपको दिखा देती हूँ, साथ साथ ये सारी रचनाएं हैं, ये इनके कवि हैं और ये उनका वर्ण विषय है कि इन्होंने इसके अंदर क्या क्या लिखा, किस में क्या क्या लिखा। तो एक ही जगह आपको ये सारा मिल जाएगा, आपके नोट्स बनाने में आसानी रहेगी। तो आदिकालीन अपभ्रंश की रचनाएं हैं ये। देखो, संदेश राशक बताया था मैंने, अब्दुल रहमान को 12वीं सदी का उत्तरार्ध। ये क्या है, आपको ना इनकी सदी नहीं पूछी जाती, इनका सन नहीं पूछा जाता है। आदिकाल की रचनाओं का सन जो है बहुत कम पूछा जाता है, क्योंकि इनके सन जो है ज़्यादातर विवादित हैं। तो आपको वो ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है। संदेश राशक क्या है कि विरह काव्य। याद कैसे रखोगे? जब हम किसी को भी संदेश लिखते हैं, कब लिखते हैं? जब कोई विरह में होता है। आप ऐसे ट्रिक बना सकते हैं। पौंचर्यु जब मैंने पढ़ाया था तब बताया था, शंभु ने लिखा है और ये क्या है, इसमें राम कथा के बारे में कहा है। शंभु को क्या कहते हैं? अपभ्रंश का वाल्मीकि। अब इनकी नेक्स्ट रचना है रिठेणीमी चरियु, ये भी शंभु ने लिखा है। इसमें किसका? रिठेणी, कृष्ण काव्य। देखना रिठेणी अणय आ रहा है ना इसमें, और कृष्ण में भी अणय आ रहा है। नाग कुमार चरियु, ये सारे जो हैं इनकी रचनाएं थी। पौंचऊ, रिठेणी, ठीक है, शंभु की। और नाग कुमार चरियु भी किसकी है? शंभु की। नेक्स्ट है महापुराण, ये किसकी है? पुष्पदंत की। ठीक है, तीर्थ करो एवं राम कृष्ण का चरित्र है इसमें महापुराण में। कि महापुराण कब बनेगा? जब दो लोगों का चरित्र उसमें जुड़ जाएगा। किसका? राम और कृष्ण का। तो शायद आपको ये अच्छी लग रही होंगी जो ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ। महापुराण, महा मतलब जो पुराणों में भी महान है उसका। तो ये कब बनेगा? जब दो लोगों का चरित्र जुड़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है भविष्यकता, किसकी है? धनपाल की। देखो भाई, अगर धन है तो भविष्य है, नहीं तो कोई भविष्य नहीं है। ये आप ट्रिक के लिए बता रही हूँ मैं आपको। इसमें भविष्य दत्त की कथा है, वणिक पुत्र है जो कि एक, ठीक। उपदेश रसायन रास जिनी दत्त सूरी का है कि जितने लोग होंगे उतने आपको उपदेश देंगे। नृत्य गीत रास काव्य, ठीक। परमात्म प्रकाश जोइंदू, योगसार
जोइंदू, ये दोनों ही रचनाएं किसकी हैं? ये दोनों जोइंदू की हैं। और इनमें क्या लिखा हुआ है? धर्म के दर्शन है, धर्म के बारे में बता रखा है। पाउडा दोहा पूछ लेते, इंपॉर्टेंट रचना है, राम सिंह की है। प्राकृत पैंगलम, ये किसने लिखा है? प्राकृत पैंगलम विद्याधर जज्वल बब्बर एवं सारंगधन के रचनाओं का संकलन है ये एक, ठीक है, ये संकलन है ये इनके। और ढोला मारूरा दोहा ये कुशल लाभ ने लिखा है और ये एक विरह काव्य है, 11वीं सदी का है ये, ठीक है। तो मैंने सोचा कि इस वीडियो में आपको साथ साथ ये भी बता देती हूँ। तो दोस्तों वीडियो आपको अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना। और अगर मेरी तरफ से कोई कमी हो रही हो तो मुझे ज़रूर बताना, मैं अपने आप को इम्प्रूव ज़रूर करूँगी, मैं किसी की भी बात का बुरा नहीं मानूँगी। धन्यवाद।